दुनिया इस वक्त गंभीर संकट का सामना कर रही है। किराने की दुकान पर सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने वाले आप इकलौते नहीं हैं। खाने की बढ़ती कीमतें आसमान छू रही हैं। आज लाखों लोग अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। ताजी सब्जियां मिलना मुश्किल हो गया है। सब्जियां और महंगी होने वाली हैं। खाद्य सुरक्षा मोटापे की तरह है, यानी ये हमारे पास है तो बहुत ज्यादा, लेकिन गलत खाने की वजह से। लेकिन क्या होगा अगर हम वैश्विक खाद्य प्रणाली की फिर से कल्पना कर सकें? इसकी सफलता से भोजन ज्यादा किफायती और सस्टेनेबल बन रहा है। जैसे जैसे विश्व की आबादी बढ़ रही है, भोजन की मांग भी बढ़ रही है। अगर हमारे पास खाने के लिए अधिक मुंह है तो जाहिर है कि सभी को खिलाने के लिए हमें अधिक उत्पादन करना होगा। दुनिया की कृषि योग्य भूमि पर भारी मात्रा में दबाव पड़ रहा है। पारंपरिक कृषि रसायनों के उपयोग पर निर्भर करती है। प्राकृतिक तरीका कम उत्पादक है। ये प्रकृति से मिलने वाले झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील है। श्रम, ऊर्जा और कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे खाद्य उत्पादकों के लिए अपनी फसलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी महंगा हो गया है। जब किसान अपने खेत में कुछ पैदा करता है तो उसे एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। निवेशकों को लगता है कि कीमतों में बढ़ोतरी फिर आ रही है, जिससे रिसर्जेंट इन्फ्लेशन का युग फिर लौट रहा है। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति तब होती है जब कीमत समय के साथ बढ़ती है, यानी जब ब्रोकली और केले से लेकर चावल और गेहूं तक की कीमत पहले की तुलना में अधिक हो जाए। इस चार्ट को देखिए। कोविड-19 के बाद से ग्लोबल फूड प्राइसेस में 65% की बढ़ोतरी हुई है। मुद्रास्फीति संबंधित कोई भी दबाव भोजन पर पड़ेगा तो उसका प्रभाव गरीबों के कल्याण पर, स्वास्थ्य पर और उपभोग पर भी पड़ेगा। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। श्रीलंका में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक चल रही है। बुनियादी वस्तुओं की भारी कमी है, बिजली कटौती अक्सर होती है और कीमतें दिनों दिन बढ़ रही है। ये दक्षिण एशियाई देश अब दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। क्या आपसे पैसा उधार लिया जा रहा है? किसी से उधार लिया जा रहा है, दूसरों से उधार लिया जा रहा है। 10 में से 9 परिवारों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। लाखों लोग देश के आर्थिक संकट का खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन 2021 में सरकार ने उर्वरकों के आयात पर अचानक प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस अप्रत्याशित प्रतिबंध ने चाय उद्योग को पूरी तरह से संकट में डाल दिया है। लाखों किसानों को जैविक खेती के लिए मजबूर किया गया। अगर हम पूरी तरह से जैविक खेती करते हैं तो हमें 50% फसल का नुकसान होगा। हमें 50% अधिक कीमत नहीं मिलने वाली है। चाय उत्पादन श्रीलंका की फसल में 18% की गिरावट आई और लंबे समय से चल रहे आर्थिक संकट में तेजी आई। भारी बाढ़ ने हाल ही में पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों में सड़कों, घरों, स्कूलों और अस्पतालों को बहा दिया है। बाढ़ से देश के 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए, यानी पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा। इससे भोजन की निरंतर कमी की संभावना बढ़ी है। हम ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी देखने जा रहे हैं जिन्हें जीवन रक्षक खाद्य सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। फसलों के नष्ट होने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ और सब्जियों की कीमतों में उछाल आया। हमारे पास जो कुछ था वो समाप्त हो गया है। हम आने वाले सालों में इस दुविधा का सामना करेंगे कि क्या हमें अपने बच्चों को भोजन देना चाहिए या अपने घरों का निर्माण करना चाहिए। कीमतें बढ़ रही हैं। एक ऐसे देश को अपंग बनाना जो आर्थिक संकट और डबल डिजिट इन्फ्लेशन की मार से जूझ रहा है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत है बाढ़ प्रभावित आबादी को भोजन मुहैया करवाना। चाहे वो पाकिस्तान हो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो, साहेल, छोटे द्वीप या फिर कम विकसित देश, दुनिया के सबसे कमजोर देश दशकों से न बदलने की अपनी जिद के लिए भयानक कीमत चुका रहे हैं। ये कहना गलत नहीं है कि थाई लोगों को अपने इंस्टेंट नूडल से खासा लगाव है, क्योंकि एशियाई लोगों के लिए इंस्टेंट नूडल्स एक ऐसा स्टैंडर्ड फूड है जो हर घर में होता है। जैसे ही राष्ट्र में महंगाई बढ़ी, थाई ने अपने स्टेपल फूड में कटौती कर ली। मुझे लगता है कि जब आप देखते हैं कि इंस्टेंट नूडल की कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी गई, तो इससे अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने का भी संकेत मिला। आप खाद्य कीमतों में और वृद्धि देखेंगे, क्योंकि भोजन बुनियादी वस्तुओं में से एक माना जाता है। आज हम जिस खाद्य प्रणाली को जानते हैं वो कम आपूर्ति से मिलने वाले झटकों के लिए बेहद संवेदनशील है।
खाद्य विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति के लिए गंभीर संकट पैदा कर दिया है। इस भारी कमी के बीच भारत ने अपने घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए अपने गेहूं के निर्यात को सीमित कर दिया। भारत में करीब 20 लाख टन अनाज फंसा हुआ है। मेरी सरकार ने गेहूं की वैश्विक कीमतों में इस निश्चित वृद्धि को मान्यता दी है। गेहूं की कीमतों में 6% की वृद्धि ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है। गेहूं के निर्यात पर भारत के प्रतिबंध ने वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी की है। लोकल मार्केट पे ऐसा है, कुछ मंदा आया है, मंदा फर्क तो पड़ा है बाजार में। या अपने ग्लेनकोर, उसका नाम तो चेंज हो गया है, वो कर रही है एक्सपोर्ट की, अब उनका एक्सपोर्ट बंद हो गया, जिनको काम कम होगा। जिस तरह से हम भोजन का उत्पादन करते हैं उससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन हम अपने ग्रह को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे अधिक उत्पादन कर सकते हैं? जैव प्रौद्योगिकी दुनिया में विकसित हो रही है। जीवित प्राणी हर समय बदलते रहते हैं और ये स्वाभाविक है। अगर विकास नहीं हुआ, म्यूटेशन नहीं हुआ, तो हम विलुप्त हो जाएंगे। किफायती भोजन उगाने के नए तरीके खोजना। अगर उत्पादकता बढ़ती है तो कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, साथ ही किसान को अधिक लाभ होगा। वैज्ञानिक ऐसी सुपर फसलें बना रहे हैं जिनमें कम रसायनों की आवश्यकता होती है। हम 60 से 70% तक रासायनिक उपयोग को कम करने में सक्षम हैं। ये बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। और ये हमारी खेती करने के तरीके को बदल रहा है। किसान और रिसर्चर फूड सिस्टम को सस्टेनेबल बनाने के लिए उसे रीडिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि इटली में फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक के इस्तेमाल से उगाने के कारण उपज के टॉक्सिन लेवल में 25% की कमी आई है। जीएम तकनीक इनपुट को कम करने में मदद करती है, चाहे वो कीटनाशक हो, यहाँ तक कि उर्वरक भी हो। ये पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद करती है। ब्राजीलियन वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में पहला जीएम यूकेलिप्टस विकसित किया है। ये पेड़ अब अपनी पारंपरिक किस्म की तुलना में 20% अधिक लकड़ी का उत्पादन करता है और 7 वर्षों की बजाय लगभग 5 वर्षों में कटाई के लिए तैयार होता है। चाहे वो खाद्य फसलें हों या फाइबर की फसलें हों या चारा फसलें, तीनों फसलों को इस नई तकनीक से लाभ होगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी ने फसल के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सुधार किया है। फिलीपींस में वैज्ञानिक गन्ने की पैदावार में तेजी लेकर आए हैं। उनके पास इस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है जो सूरज की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित करने में अधिक कुशल है। और सिर्फ फसलें ही नहीं, बायोटेक्नोलॉजी से खेती के तरीकों में भी सुधार हो रहा है। भारत में खाद्य तेल की समस्या है। 70% से अधिक अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस और यूक्रेन से आता है। हमारे देश में खाद्य तेलों की कमी है और पिछले साल हमने वनस्पति तेल के आयात पर $90 अरब खर्च किए। ये 71% की छलांग है। अब सरकार उच्च समर्थन मूल्य की पेशकश कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कोरोना काल में न सिर्फ रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई, बल्कि किसानों को रिकॉर्ड भुगतान भी किया गया है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाओं को लागू किया गया है। वन नेशन, वन फर्टिलाइजर, इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। लेकिन रेडिकल सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें हाइब्रिड DMH11 शामिल है। ये प्रोफेसर दीपक पेंटल हैं। ये सरसों के नए बीज बोने के मिशन पर हैं। डॉक्टर पेंटल और उनकी टीम ने भारत और पूर्वी यूरोप में पाई जाने वाली किस्मों के साथ DMH11 विकसित किया। तकनीक के बिना हम भारत और अन्य देशों में कृषि की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी दुनिया को इस तरह से बदल रही है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जेनेटिक तरीके से किसान बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्हें अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए एग्रोकेमिकल्स पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। चिकित्सा से लेकर कृषि तक, इससे हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांति आ रही है। जीएम टेक्नोलॉजीज हरित क्रांति की तरह मानवता की सेवा करने जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने अतीत में भी सेवा की है।